हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में हेड कांस्टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था, तो आज के इस सेशन में हम कांस्टेबल से रिलेटेड जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस हमें कम देखने को मिले थे। 10 ही क्वेश्चन हमें इंग्लिश लैंग्वेज के देखने को मिले थे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ज़्यादा आसान क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ये सबसे आसान क्वेश्चन मुझे इस पूरे सेक्शन में लगा, जिसमें लिखा हुआ था कि आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ़ यू आर सिक प्लीज़ डू नॉट डैश गोइंग टू द हॉस्पिटल। ये बड़ा ही आसान था कि अगर आप बीमार हो, ठीक है, तो आप कृपया डैश गोइंग टू हॉस्पिटल ना करें। क्या अगर मैं ऐसे लिखता है प्लीज़ डू नॉट चेक गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो ये तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। प्लीज़ डू नॉट पुश गोइंग टू, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। और प्लीज़ डू नॉट ब्लॉक गोइंग टू, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा वो डिले अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा कि प्लीज़ डू नॉट डिले गोइंग टू द हॉस्पिटल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा ही आसान है, ठीक है, कि अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना डिले ना करें। क्लियर। तो डिले यहाँ पर आपका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उससे आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड है एमिनेंट, एमिनेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। अब एमिनेंट जो वर्ड है इसको समझने की कोशिश कीजिए। एमिनेंट का मतलब होता है जब कोई भी इंसान किसी अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए, ठीक है, फेमस हो, ठीक है। वो कोई भी स्पेशल क्वालिटी हो सकती है और वो पॉजिटिव सेंस में होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए वो किसी भी चीज़ में दूसरों से बहुत ज़्यादा है, जैसे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा सभी दूसरों से अलग है, ठीक है, या सिंगिंग में दूसरों से अलग है। कोई भी एक ऐसा टैलेंट है जो सबसे अलग है उसमें और सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? एमिनेंट कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? एमिनेंट कहा जाता है। अब अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूँ तो इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक, प्रसिद्ध। तो हिंदी तो चलो छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं पंजाबी में बात करूँ तो शायद पंजाबी में भी इसको प्रसिद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पंजाबी में भी इसका मतलब प्रसिद्ध है तो यहाँ पर हमें एक ऐसा वर्ड देना था जो इसका सिनोनिम हो, यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड हो। क्लियर। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा ना उसको रेनाउंड कहा जाता है। रेनाउंड का भी मतलब होता है वेल नोन, ठीक है। रेनाउंड का भी मतलब क्या होता है? वेल नोन। तो यहाँ पर जो इसका सिनोनिम आपका राइट सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? वो रेनाउंड ही बनेगा। क्लियर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए उससे अगला समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए एरर करेक्शन में ना जितने भी आपके जैसे एसआई का एग्ज़ाम है, ठीक, हेड कांस्टेबल का है और कांस्टेबल का है, तो इसमें कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरर डिटेक्शन पूछी गई है। बाकी एसआई में तो बहुत आसान थी, हेड कांस्टेबल में भी आसान थी, लेकिन कांस्टेबल में थोड़ी सी उन्होंने मुश्किल आपको एरर डिटेक्शन जो है उसको पूछा है। इसको एरर डिटेक्शन भी नहीं कहूँगा, इसको सेंटेंस करेक्शन कहूँगा ना, कि सेंटेंस को करेक्ट कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन थे आपके पास। आस्क्ड फॉर द डिटेल्स, द मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड एट द एक्सप्लेनेशन अनएक्सपेक्टेड ऑफ द क्लर्क। उसके बाद रखा था द मैनेजर सरप्राइज्ड एट द अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लर्क एंड वॉज आस्क्ड फॉर द डिटेल, ठीक। उसके बाद था द अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लर्क द मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड एट एंड आस्क्ड फॉर द डिटेल। और उससे अगला था द मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड एट द अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लर्क एंड आस्क्ड फॉर द डिटेल्स। देखिए यहाँ पर जो सही एक्सप्लेनेशन, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने शुरू में दे दिया आस्क्ड फॉर द डिटेल्स, द मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड एट द एक्सप्लेनेशन अनएक्सपेक्टेड ऑफ द क्लर्क। तो ये जो है ना अनएक्सपेक्टेड जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस वाले नाउन को, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिख दिया एट द एक्सप्लेनेशन अनएक्सपेक्टेड ऑफ द क्लर्क। तो देखिए यहाँ पर ना अगर ये जो है ऑफ द क्लर्क, अगर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव होता ना, अगर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव होता तो वो फिर हम एडजेक्टिव यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँ कि
एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लर्क, या अनएक्सपेक्टेड ऑफ द क्लर्क, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा अनएक्सपेक्टेड ऑफ द क्लर्क, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं द मैनेजर सरप्राइज्ड एट द, ठीक है, तो यहाँ पर जो सरप्राइज्ड है, ठीक, ये क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी अगर सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है तो उसके साथ में लिंकिंग वर्ब लिखी जाती है और फिर वो एडजेक्टिव लिख सकते हैं। मैं से लिख सकता रहा द मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड, द मैनेजर इज सरप्राइज्ड, ठीक, ऐसा लिख सकता, मैनेजर इज सरप्राइज्ड या मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड, ये लिख सकता रहा, क्योंकि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, यानी कि किसी बी फॉर्म के बाद लिखे जा सकते हैं। बी, गेट, बिकम, कोई भी ऐसी फॉर्म है ना, ग्रो, कोई भी जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद लिखे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं लिखे जा सकते, ठीक। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है द अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लर्क, द मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड एट एंड आस्क्ड फॉर द डिटेल, तो ये जो है ना द अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लर्क, ठीक है, ये इस प्रेपोजिशन का सरप्राइज के बाद एट जो था, सरप्राइज एट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सरप्राइज एट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो हम इसको इसके बाद लिखेंगे। फिर भी हम अगर मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है एट, किस चीज़ पे सरप्राइज था, वो इस चीज़ पे सरप्राइज था ना, तो ये एट के बाद आने चाहिए थे, क्योंकि एट जो है अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट इसके बाद लिखा जाता है, जिसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये था किस चीज़ पे वो सरप्राइज था, इस पे था, तो ये इसके बाद आना चाहिए था, तो इस करके ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारा डी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा, द मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड एट व्हाट, किस चीज़ पे, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन किसकी, ऑफ क्लर्क, एंड आस्क्ड फॉर द डिटेल्स, ठीक। तो ये हमारा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक। तो ये टेक्निकली इसको समझेंगे, वैसे तो आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन हाँ टेक्निकली अगर आप इसको करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं रहेगा क्वेश्चन। उससे आगे चलते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। I can run 10 miles in my 20s without getting tired, but now I cannot। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि but now, यानी कि ये जो बात है I can run 10 miles, ये पास्ट की है, ये बात जो ये पास्ट की है, यहाँ पर लिखा भी है इसने in my 20s, ठीक, कि वो 20s में था, जैसे 20 to 29 तक जो था, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड 20s। तो जब वो अपने 20s में था, ठीक है, तब वो कह रहा है मैं 10 माइल्स तक भाग सकता था, तो ये पास्ट की बात है, पास्ट एबिलिटी है। अगर ये पास्ट एबिलिटी है तो इसके लिए मोडाल गलत यूज़ किया गया, यहाँ पर जो मोडाल है वो कुड आना चाहिए, यहाँ पर जो मोडाल है वो कुड आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, वो ए पार्ट में एरर है, आई कुड रन होना चाहिए था, आई कैन रन नहीं, क्योंकि कैन जो है वो हमारी प्रेजेंट एबिलिटी या फ्यूचर एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक। और स्पेशली अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट एबिलिटी की बात करता है, और अगर पास्ट की एबिलिटी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर है जी बात इतनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसलेशन से, ज्यों-ज्यों असी ऊपर जाते हैं ठंड होर वधदी जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एक फ्रेज़ भी होता है, ठीक है, जैसे हमने देखा भी है, फैक्चुअल स्टेटमेंट से रिलेटेड फ्रेज़ है हमारा, ठीक, कि हम जितने ऊपर जाते रहेंगे उतनी ठंड बढ़ती रहेगी। तो दो साइमल्टेनियस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हैं, तो जब भी कोई दो साइमल्टेनियस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है ना उससे पहले हम द लगाते हैं, ठीक। तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री आएंगे कि जितने जितने ऊपर जाते रहेंगे उतनी उतनी ठंड बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर कम होता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो कोल्ड है, ठीक है, वो एक क्या है आपकी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए दोनों। एज वी गो हाई इट इज़ कोल्ड, ये तो है ही नहीं, ठीक है, एज वी गो हाई इट इज़ कोल्डर, नो, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर होगा। वैसे तो ये बहुत ही जाना माना एक फ्रेज़ भी है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअली समझे तो इस तरह से इसको किया जाएगा। क्लियर। देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ कि जब भी तो साइमल्टेनियस इंक्रीज़ हो कि दो चीज़ें एक साथ बढ़ रही, जितनी ये बढ़ रही उतनी ये बढ़ रही है, जब भी दो साइमल्टेनियस डिक्रीज़ हो कि जितनी ये घट रही है उससे साथ साथ ये भी उतनी घट रही है, या फिर जितनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, जब भी ये हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना उससे पहले द लगा देते हैं। अब मैंने कहा जितनी जितनी ऊपर जाते रहेंगे तो द हायर हो जाएगा,
और उतना उतना ठंडा, द कोल्डर हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें देखने को मिला है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका ओल्ड एज से रिलेटेड था, ठीक है। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे रिलेटेड था, उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ इसमें बोला गया है। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट वी हैव नॉट बीन एबल टू रिकग्नाइज द concept of respecting, caring and helping old generation in systematic way as some of the countries in the west have done। कि हम लोग हैं ना, हम जो है, ठीक है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते और पहचानते नहीं है, इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट को नहीं पहचानते हैं, समझते हैं कि हमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और एक सिस्टमेटिक वे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि और कंट्रीज़ ने भी करा है। हमने तो नहीं करा अभी तक, लेकिन और वेस्ट कंट्रीज़ ने करा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, ठीक। तो दिस इज़ नॉट टू सजेस्ट दैट आवर कल्चर एंड हिस्ट्री डू नॉट रिकग्नाइज दिस फेस ऑफ लाइफ। मतलब ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो इस फेस को रिकग्नाइज नहीं करती। देयर हैव बीन मैनी प्रैक्टिसेस ऑफ केयरिंग एंड हेल्पिंग ओल्ड पीपल इन अवर सिस्टम। कि यहाँ पर आज तक बहुत सी ऐसी हमारी जिसको बोल सकते हैं प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं वो रही हैं, जो बूढ़े लोगों की हेल्प और केयर के लिए हमारे सिस्टम में हमें देखने को मिली है। बट विद द डिसमेंटलिंग ऑफ जॉइंट फैमिली, कि जो आजकल जो जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट जो ख़त्म हो गया है, ठीक है, उसके चलते क्या है, द प्रॉब्लम हैज़ अज्यूम्ड न्यूअर एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोपोर्शन, ठीक। कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो न्यूअर एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोपोर्शंस में हमें देखने को मिली है, ठीक। ऑल्दो वी हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ द यंग व्हेन इट कम्स टू द ओल्ड। देखिए हालांकि हमने जो यंग है उनकी नीड्स को पहचानना शुरू कर दिया, जो बच्चे हैं कि इनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, है ना। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर काफ़ी जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक्टिव रहती है। लेकिन वो कह रहा है कि व्हेन इट कम्स टू द ओल्ड, कि जब वो ओल्ड की बात आती है, वी हैव ब्लिसफुली चूजन टू इग्नोर देम एंड हैव लेफ्ट देम टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, ठीक। कि जब उनकी बात आती है ना, हम बड़े खुशी से उनको इग्नोर कर देते हैं, बड़े आराम से, ठीक है, और उनको उनके हालात पर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है देर आर ओल्ड एज होम्स, रेजिडेंशियल यूनिट्स फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देर इज अ पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर टू अटेंड द इनमेट्स। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि काफ़ी जो है, ठीक है, जो ओल्ड एज होम्स हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं, जो कि उनको अटेंड करने के लिए होते हैं। देन देयर आर डे केयर सेंटर्स एंड मोबाइल मेडिकेयर सर्विसेज बिसाइड्स अदर एनजीओज। और वहाँ पर क्या है कि डे केयर सेंटर्स भी बने हुए हैं, ठीक है, और मोबाइल मेडिकेयर सर्विसेज भी बनी हुई है कुछ एनजीओज में। ओल्ड एज होम्स इन द कंट्री आर नॉट ओनली इनसफिशिएंट बट आर ऑल्सो इल इक्विप्ड टू कैटर टू ओल्ड। मतलब जो ओल्ड एज होम्स जो बने हुए हैं वो इनसफिशिएंट तो है ही हैं, उसके साथ साथ वो इक्विप्ड भी नहीं है, उनके पास टोटल फैसिलिटीज़ नहीं है जो बुज़ुर्ग लोगों को मिलनी चाहिए। दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट सिंस इट नीड्स क्लोज एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, ठीक है। मतलब ये एक स्टेट की, एक राज्य जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसको एक रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ठीक है, और बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कि क्लोज मॉनिटरिंग का मतलब यहाँ पर है कि बड़े ही बारीकी से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और डील करना पड़ेगा। द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट हैव वेरी लिटिल टू बोस्ट ऑफ व्हेन इट कम्स टू केयरिंग ऑफ द ओल्डर जनरेशन। मतलब जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं ना हमारे, उनके पास भी कुछ कहने के लिए उन्हें नहीं होता, ठीक है, बोस्ट ऑफ शेखी मारने के लिए नहीं होता कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जब बात किसकी आती है, ओल्डर जनरेशन की आती है, तो क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो कैसे कुछ बोस्ट ऑफ कर सकते हैं। सोसाइटी टू हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमारे समाज को भी इसमें एक महत्वपूर्ण जो अदा है, ठीक है, या फिर महत्वपूर्ण जो क्या बोलते हैं उसको, रोल है, उसको प्ले करना पड़ेगा। इट मस्ट बिगिन बाय रिस्पेक्टिंग द एज्ड एंड प्लेसिंग देम बिफोर एनीवन एल्सेज इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है, ये शुरू कहाँ से होने चाहिए हमारे, कि हमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, इनके हित में काम करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, यहीं से शुरुआत जो है हमारी होनी चाहिए। ऑफरिंग सीट्स टू द ओल्ड, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको सीट्स ऑफर करो, बसेस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं प्लेन में तो खैर ऑलरेडी बुकड होती है, जैसे बसेस में, ट्रेन में। हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड क्रॉस करने में हेल्प करो उनकी। असिस्टिंग देम बाय कैरिंग देयर बैग्स, फेचिंग देम वाटर एट्सेट्रा, ठीक है।
कि उनको असिस्ट करो, जैसे मान लो कोई सामान लेके जा रहा है कि मैं उठा के ले चलता हूँ आपका सामान, ठीक है, मैं आपको पानी पिला देता हूँ, पानी लाता हूँ आपके लिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ जेस्चर्स जो हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ओल्ड पीपल जो है वो बढ़ने लगेगी। क्लियर, हम उन लोगों से भी प्यार करने लगेंगे, उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इन द फैमिली सीनियर सिटीजन डिजर्व अ बेटर डील, कि जो हमारी फैमिलीज हैं उनमें सीनियर सिटीजन को एक बेटर डील मिलनी चाहिए। और दे हैव गिवन एवरीथिंग टू देयर फैमिलीज एंड हैव द राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज इंपॉर्टेंट मेंबर्स, मतलब उन्होंने सब कुछ दिया ही होता है अपनी लाइफ में, तो उनका भी हक है, ठीक है, कि उनको एक इम्पॉर्टेंट मेंबर का जो है प्लेस उन्हें मिलनी चाहिए। चलिए, ये था हमारे पैसेज में। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओल्ड एज होम्स। देयर आर नो मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द पीपल, मेडिकल फैसिलिटीज तो हैं लेकिन इल इक्विप्ड है, ठीक। देयर आर नॉट इनफ ओल्ड एज होम्स इन द कंट्री, हैं, बिल्कुल हैं। देर आर क्लोजली मोनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो मोनिटर कर ही नहीं रही है ना उसको, ठीक। दे आर वेरी कंफर्टेबल फॉर द एल्डरली, तो कंफर्टेबल भी नहीं है, तो ये देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया एक तो, ठीक। देर आर नो मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द ओल्ड पीपल, दे आर क्लोजली मोनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। देर आर नॉट इनफ ओल्ड एज होम्स, हाँ ओल्ड एज होम्स तो हैं, ओल्ड एज होम्स तो हैं लेकिन इनफ नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि जितने हमें चाहिए उतने नहीं हैं, ठीक। मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन अच्छी नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसका, जो बी ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग, ठीक, तो वो राइट ऑप्शन आपका बी होना चाहिए कि देर आर नॉट इनफ ओल्ड एज होम्स इन द कंट्री, ये होना चाहिए आपका। क्लियर, उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे देखते हैं, द राइटर डिस्क्राइब्स द जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द एल्डरली एज वन ऑफ, कैसे हैं हम लोग, हॉस्टाइल हैं, नफरत करते हैं उनसे, नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, कंसर्न उनको लेकर, नहीं, इनडिफरेंस, फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, इनडिफरेंट हो गया हम उनको लेकर कि इग्नोर कर देते हैं हम उनको कि हाँ है भी है या नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स एज, टू कैरी देयर बाइक्स, टू प्रोवाइड देम वाटर, टू गिव देम इंपॉर्टेंस, टू बिल्ड ओल्ड एज होम्स। हाँ जी, हमारी जो सोसाइटी है उसका क्या है, इंपॉर्टेंस दो जी, ओल्ड एज होम्स, सॉरी ओल्ड एज जो पर्सन है उनको इम्पोर्टेंस दो, ये हमारी क्या है, ये हमारी सोसाइटी का एक रोल है। उसके बाद देखते हैं, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर, तो राइटर की जो टोन है, ह्यूमरस है, ठीक है, नहीं है जी, सैटेरिकल है, नहीं है, प्रोवोकेटिव है, नहीं है, अपोलोजेटिक है, यहाँ पर वो बड़ा ही अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं कि हम लोग ये सब नहीं कर पा रहे उनके लिए। उससे नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, वो क्या है, डिसमेंटलिंग का मतलब क्या हुआ। डिसमेंटलिंग का देखिए मतलब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर यूज़ किया गया था डिसमेंटलिंग कि यहाँ पर हमारा यूज़ हुआ था डिसमेंटलिंग वर्ड, यहाँ पर था हमारा डिसमेंटलिंग वर्ड यहाँ पर, बट विद द डिसमेंटलिंग ऑफ द जॉइंट फैमिली, मतलब जो ख़त्म हुई है जॉइंट फैमिली ना, तो डिसमेंटलिंग का मतलब है कि ख़त्म होना, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका बूस्टिंग नहीं है, इंटीग्रेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, असिस्टिंग भी नहीं है, डिमोलिशिंग जो है, डिमोलिशिंग का मतलब होता है डिसमेंटलिंग, ठीक। तो ये डिमोलिशिंग जो वर्ड है ये इसका राइट सिनोनिम होगा। तो ये जो हमारा सेशन था इसमें हमने कुल 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, और जिसमें मैं कहूँगा कि ज़्यादा आसान लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, मॉडरेट लेवल का ये आपका पेपर था। इसको इजी नहीं कहूँगा, लेकिन जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है उनके लिए इजी भी रहा होगा ये पेपर, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।